अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए कमांडो सीरीज़ का क़िस्त नंबर 10 तैयार है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने नाउम्मीद होकर कहा, आप मुझे यहाँ से किसी महफूज मुकाम तक पहुँचा दें, क्योंकि यकीन है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक आदमी रेलवे स्टेशन से मेरे पीछे लगा हुआ है। इसने आपको सफारत खाने में दाखिल होते तो नहीं देखा? बनी साहब ने कुछ परेशान होकर पूछा। मैंने जवाब दिया, इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बन्नी ने इस वक्त किसी साहब को फ़ोन किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे को होकर बोले, हम आपको अपनी हिफाजत में यहाँ से निकाल कर दिल्ली से आगे दूसरे स्टेशन गाज़ियाबाद तक पहुँचा देंगे। वहाँ से आपको होड़ा एक्सप्रेस पकड़कर कलकत्ता पहुँचना होगा और मगरबी बंगाल की जानिब से दिल्ली के मुकाम से बॉर्डर क्रॉस करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होना होगा। हम आपको रास्ते का एक मुख्तसर नक्शा दे देंगे, सिर्फ इसी तरीके से ही आप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। मुझे सरमुहरी के इस सलूक से मायूसी तो बहुत हुई, मगर मैं मजबूर था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि भारत फौज ने पंजाब के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ है। मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बन्नी साहब ने हाथ झटक कर बोले, आई एम सॉरी मिस्टर, इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। नाचार में उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे कमर्शियल सेक्रेटरी के पास ले गए। मुझे बाहर बिठाकर वो कुछ देर कमरे में सेक्रेटरी के साथ बातें करते रहे, फिर बाहर आकर बोले, सब काम ठीक हो गया है। हम आपको अखराजात के लिए कुछ भारतीय करेंसी और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी दे देंगे। अगर आप मुझे एक फस्टोल, सॉरी हम ये काम नहीं कर सकते। मैंने नाश्ता नहीं किया था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। मैंने एक कमरे के गुसल खाने में जाकर शेव बनाई, गुसल किया, फिर पीठ भरकर अंडों का नाश्ता कर लिया। मुझे शाम तक भूख नहीं लग सकती। ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी कि सफारत खाना किसी किस्म के जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और ये लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर करना चाहते थे। मैंने फैसला किया कि मुझे मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए और कोई चारा भी तो न था। बर्नी साहब ने मुझे 200 रुपये भारतीय और 200 रुपये पाकिस्तानी इनायत कर दिए। फिर मुझे एक ऐसी वैगन में बिठा दिया गया जो सफारतखाने के मेले कपड़े लेकर लॉन्ड्री जाया करती थी। ये वैगन चारों तरफ से बंद थी। मैं इसमें कैद होकर बैठ गया और वैगन सफारतखाने के इमारत से निकलकर दिल्ली की पुरशोर सड़कों से गुजरती गाज़ियाबाद की तरफ रवाना हो गई। गाज़ियाबाद दिल्ली से कलकत्ता और लखनऊ की तरफ जाते हुए पहला रेलवे स्टेशन पड़ता था और यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी ठहरती थी। देर तक वैगन सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, साहिब गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ उतर जाए। मैं वैगन से उतर आया। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायज़ा लिया। मैं मालूम करना चाहता था कि वो फिरस्तार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं। वो मुझे आसपास कहीं नज़र न आया। वैगन वापस चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरबी बंगाल से मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुसाफिर खाने में लोग अपने अपने सामान के पास बैठे बातें कर रहे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे या फिर कैंटीन के काउंटर पर खड़े हुए चाय पी रहे थे। इनमें कुदर की टोपियों वाले भी थे और ऐसे मुसाफिर भी थे जिन्होंने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा था। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही बातों में बिजली चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक अचकन पोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। इसने मेरी तरफ गौर कर देखा और बोला, मियाँ तुम होड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ, बड़े मियाँ के अंदाज से जाहिर हुआ कि वो मुसलमान है। मुझे मालूम था कि कलकत्ता का एक स्टेशन का होड़ा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता का शेर देखा हुआ था। बड़े मियाँ ने कहा, मियाँ होड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी, तुम कलकत्ता में क्या करते हो? मैंने मुफलर को अपने सर पर दोबारा लपेटते हुए हिंदी ज़ुबान में कहा, एक महाशाजी कपड़े की दुकान पर मुलाजिम हूँ, दुकान की हिसाब किताब करता हूँ। बड़े मियाँ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने जो हिंदू नाम ज़ुबान पर आया था बता दिया। वो खामोश से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूँ खुली जगह नहीं बैठना चाहता। वह ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफार्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नज़रों से देखता हुआ टिकट वाली कड़की पर पहुँच गया। कड़की कुड़ी के अंदर टिकट बाबू बोले,
अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ अंदराज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा, कलकत्ते का टिकट मिल जाएगा? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? इसने देखे बगैर कहा, होड़ा एक्सप्रेस में सारे डब्बे सेकंड क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने की बजाय 100 के दोनों भारतीय नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, एक टिकट कलकत्ते का दे दीजिए। इसने 200 रुपये में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस के से क्यों नहीं चले जाते लाला जी, इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी मुझे जल्द पहुंचना है, वहाँ महाशय जी तलगराज मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा और चिकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। ऐसा कुशादा और तवील प्लेटफॉर्म था जैसे एक जानिब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। अंदर पुरानी वजह के चंद एक मेज कुर्सियाँ खाली थी। फितल के गुलरानों में 2-3 रोज की बासी फूल सजे हुए थे। मैं एक मेज पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दीपोश बेरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। इसने ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा ली कि वह ज़्यादा देर तक बैठ सकूं। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वह खाना खाने वालों का तांता बांध गया। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर कलकत्ता जाने वाले मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडियो वाले से हिंदी का अखबार खरीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरक़ पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में निहायत तशवीशनाक खबरें छिपी हुई थी। इसका मतलब था कि मशरक़ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और चिपकी हुई नज़र से माहौल का जायज़ा भी ले रहा था। प्लेटफॉर्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफॉर्म के सामने की जानिब रेलवे लाइनों के पार एक मंदिर के कलश धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफॉर्म के कोने पर मुझे लंबे तरू वाले और 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मगर MP वाले है खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्द आ जाए, मगर कमबख्त गाड़ी आधा घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हजूम में गुल मिल गया। डब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मैंने दिल में उसे कूदते हुए दरवाज़ा खोल दिया। ये एक तनोद लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई। गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खुसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरिया जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकवा इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये किला मुसलमानों के जहाँ जलाल की अलामत था जो अब किस्से पारीना बन चुका था। कई बार उजड़ कर मुरम्मत हुई थी, मगर 1947 में ऐसी उजड़ी के फिर आबाद न हो सकी। जिस दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब व सकाफत का मरकज़ समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी ज़ुबान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू के बोर्ड्स कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज़ हो गई। सहारनपुर आ गया। यहाँ ट्रेन कुछ देर की प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था। यहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकलने लगा। इसके बाद लखनऊ का स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज़्यादा देर बाथरूम में न ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था, मजबूरन मुझे बाहर निकल पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने एहतियातन वो कागज़ जिस पर मशरक़ पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 के दोनों नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया था। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। जोड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी कुशादा था। मैं अपनी कोने वाली निशस्त में दबका बैठा रहा। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। असनूल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के जंड नजर आने लगे थे। छोटे छोटे गाँव थे, झुंपड़ों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। असनू से आगे निकलती शाम के साये गहरे हो गए और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात हम मुकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में एक गन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था।
मशरक़ी पाकिस्तान की अबतर सियासी हालात की वजह से मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो न सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। एक बात बताना भूल गया कि मैंने अमृतसर चलते वक्त ही अपनी मूंछें मूंडना छोड़ दी थी और इस वक्त मूंछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर ज़ाफ़रान के तलक का निशान भी मौजूद था। अगरचे पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कसदन मुसाफिरों के साथ डब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम हो गया। प्लेटफार्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफ़ेदपोश आदमियों को मैंने देख लिया था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दीपोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शक्ल सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियाँ दूसरे प्लेटफार्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। गेट पर एक बंगाली टिकट छिकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट में तमाकर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर कुर्ता करने लगा क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज़्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से कम गया मगर ऊपर से बड़े पुरइतिमाद अंदाज में मुफलरता करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से आ रहा हूँ महाराज। और कहाँ से आना है? दिल्ली में कड़ाके का पाला पड़ रहा है जी, राम राम। इस शख्स का चेहरा सपाटा, सिर्फ इसकी करंजी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुशर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कई कई सफेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गाड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और या किससे मिलने आए हो? इसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने इस इत्मीनान के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में कादी भंडारों वालों का दुकान पर काम करता हूँ। या कलकत्ते का सोनागाजी बाजार में इनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? इसने एक खतरनाक सवाल किया। मैंने संभल कर जवाब दिया, सुल्तान सामान? महाराज हम गरीबों का क्या सामान होगा? दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो ज़रा सा मुस्कुराए। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मेरे साथ आपको ज़रा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लर्ज़ उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे इस वक्त से धड़का लगा रहता था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर ज़रा सी घबराहट जाहिर न होने दी। कम से कम मुझे ये यकीन था। मैंने ज़रा तुल्खी से कहा, क्यों महाराज, हम ताने काहे को जाए? क्या हमने कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। इस पर मेरी बात कोई असर न हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरह के मेरे साथ ताने चले। आपको जो कुछ कहना है वही चल कर कहे। इसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ते से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना ज़रूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून के जेब में, इसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो ताने चलो, मैं दुकान पर फ़ोन करके मालिक को बुला लूँगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हुआ हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नज़र आने लगा था। ये हकीकत थी कि अगर एक बार ताने पूंज गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगा। तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरक़ी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तान करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिबी मायने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के बेस में मुसलमान हूँ, गुया पाकिस्तानी जासूस हूँ। इसके बाद इनके लिए मालूम करना मुश्किल न होगा कि मैं वही कमांडर हूँ जिसने पठानकोट छावनी पर या तोप तबाह की थी। मैंने तेजी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। इसने एक साइकिल रिक्शा वाले को इशारे से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। इसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे ताने ले जा रहे हैं? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। इसने रिक्शा वाले से कहा, कुलू टूलू ताने चलो। बंगाली रिक्शा वाला सड़क पर एक जानिब रवाना हो गया। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था। 2 मंजिलें बसें गुजर रही थी। बंगाली लोग सैकड़ों गाड़ियों, बसों में और पैदल चले जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची प्लेटों वाली इमारतें थी जिनके प्लेटों की गैलरियों में कई कई रंग बरंग साड़ियाँ सूखने के लिए डाल दी गई थी। मैं रिक्शे से छलांग लगा नहीं सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं इस तरह छलांग लगाने में कामयाब हो भी जाता तो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बच उसे कहता जाता कि मैं अपराधी नहीं हूँ, थाने की बजाय मुझे सोनागाजी की कदी पंडाल ले चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा।
मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किस तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी अबियत इसी में थी। यह बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह न निकाली तो चंद रोज़ में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी ज़िंदगी अक़ुबत खानों में सक कर ख़त्म हो जाएगी, और ज़िंदगी मौत से भी बदतर। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और दचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगले जुबान में शायद रिक्शा वाले को आराम से चलने की हिदायत की थी। तेज़ नज़र से उस इलाके से मकानों, प्लेटों और दुकानों के जायज़ा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खुस्ताहाल प्लेटों वाली इमारतें थी जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क गड़े में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शा को जोर का दचका लगा और इसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं इस साइकिल रिक्शे से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मेरी ताकत से जिधर मुंह उठा वो दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाली फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समात शिकन धमाका हुआ और मेरे सांस हल्क में रुक कर पंद इसी बन गई। मैं लड़खड़ा गया और मेरी आंखें धुंधलाई गई। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।